आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर जिसका नाम है इकोनॉमिक्स बाय सुशीला मैम, जहां पर हम यूजीसी नेट में पूछे गए पुराने प्रश्न पत्रों को हल कर रहे हैं। आज हम हल करने वाले हैं यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का 2013 दिसंबर का सेकंड पेपर। इस एग्ज़ाम के क्वेश्चन हल करते समय ये हमें आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, इन सारे एग्ज़ाम में भी ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हालांकि सेम प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, पर थोड़ा सा घुमा के या उससे संबंधित जो वर्तमान में करंट डेटा चल रहा होता है उसके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस दृष्टि से ये वीडियो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है कि हम किस तरीके से आने वाले एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें। और प्रिपरेशन हमेशा हम सभी जानते हैं कि जब हम ओल्ड पेपर सॉल्व करते हैं तो हमारी तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, एक फर्म द्वारा श्रम को भाड़े में रखने की लागत क्या कहलाती है? पहला स्पष्ट लागत, दूसरा अंतर्निहित लागत, तीसरा सीमांत लागत और चौथा कुल लागत। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प नंबर 1 स्पष्ट लागत। एक फर्म श्रम को भाड़े में रखने की लागत सुस्पष्ट लागत कहलाती है। सुस्पष्ट अथवा स्पष्ट लागत वह लागत है जो उत्पादक को उत्पत्ति के साधनों को किराए पर लेने अथवा खरीदने के लिए प्रत्यक्ष रूप से व्यय करनी पड़ती है, जैसे मजदूरी, भूमि व मकान का किराया, कच्चे माल का व्यय, ब्याज का भुगतान, परिवहन एवं विज्ञापन। ये सभी स्पष्ट लागत मौद्रिक लागत का एक हिस्सा है। प्रश्न नंबर 2 है, उत्पादन तथा उपभोग में पेरेटो इष्टतमता का बिंदु पथ किसके द्वारा दर्शाया जाता है? पहला समाज कल्याण फलन, दूसरा उपयोगिता संभावनाएं वक्र, तीसरा रूपांतरण, चौथा महान उपयोगिता संभावनाएं वक्र। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है विकल्प नंबर 2 उपयोगिता संभावनाएं वक्र। उत्पादन तथा उपभोग में पेरेटो इष्टतम का बिंदु उपयोगिता संभाव्यता वक्र दर्शाया गया है। इस वक्र को हम बनाने का प्रयास भी कर सकते हैं। ये हमारा O बिंदु हो गया, Y और X बिंदु। अब यहाँ A उपयोगिता हो गई हमारी और यहाँ पे B की उपयोगिता हो गई। इसका कर्व इस तरीके से ढाल वाला होता है। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इसका आता है जिसका हम क्या नाम देते हैं? QS। ये जो बीच वाला पोर्शन है इसका नाम देते हैं D और ऊपर आता है हमारा R। अब यहाँ पे क्या बताया गया है? एक निश्चित समूह से दो व्यक्तियों द्वारा, दो व्यक्ति कौन है हमारे? A और B। उपयोगिताओं के विभिन्न संयोग का बिंदु पथ है। रेखा चित्र O से X तक की A है, चूंकि ये हमारा A उपयोगिता वक्र है, और Y अक्ष से O से लेकर Y तक B उपयोगिता है। वक्र CB कहाँ आएगा हमारा? ये हमारी जो रेखा है ये यहाँ पे C है और ये V है। तो यहाँ पे क्या बताया है कि वक्र CB यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दोनों व्यक्ति द्वारा प्राप्त की जाने वाली उपयोगिताओं के विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करता है, जो उन्हें वस्तुओं की एक निश्चित मात्रा के सम्मिलित रूप में उपभोग से प्राप्त होता है। पेरेटो इष्टतमता के अनुसार Q बिंदु से RDS बिंदुओं की ओर कोई परिवर्तन सामाजिक कल्याण में वृद्धि को प्रकट करता है। इसी प्रकार Q और यहाँ पे हमारा बिंदु क्या है? E। Q और E बिंदु क्या कर रहे हैं? यहाँ पे परिवर्तन सामाजिक कल्याण में वृद्धि को प्रकट कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 3 है,
सही जोड़ी दी गई है मिलान करने के लिए। पहला चाय एवं कॉफ़ी, दूसरा कार एवं पेट्रोल, तीसरा स्वर्ण एवं हीरे, चौथा रागी एवं बाजरा। यहाँ पे हमें ऑप्शन दिए गए हैं बेवलन वस्तुएं, दूसरा वैकल्पिक वस्तुएं, तीसरा गिफिन वस्तुएं और चौथा पूरक वस्तुएं। तो चलिए मिलान कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि चाय एवं कॉफ़ी क्या है। तो हम ये देखते हैं कि चाय के स्थान पर कॉफ़ी का उपयोग किया जाता है। तो ये कैसी हो गई हमारी वैकल्पिक वस्तुएं। तो पहले का हो जाएगा हमारा दूसरा। हम देखते हैं कि पहले का दूसरा दो जगह दिया गया है, पहले और दूसरी में। आगे बढ़ते हैं। कार एवं पेट्रोल। कार एवं पेट्रोल क्या है? एक साथ उपयोग की जाने वाली वस्तुएं, यानी कि ये कैसी वस्तुएं हो गई? पूरक वस्तुएं। तो दूसरे का चौथा कहाँ दिया है? विकल्प नंबर 2 में दिया है। तो विकल्प नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया है स्वर्ण एवं हीरे। स्वर्ण एवं हीरे कैसे हैं? बेवलन वस्तुएं हैं। तो थर्ड का फर्स्ट हो जाएगा। लास्ट बचा है हमारा रागी एवं बाजरा। तो ये कैसे वस्तुएं हमारी? गिफिन वस्तुएं हैं। तो फोर्थ का थर्ड। इस तरीके से हमारा ये सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अभिकथन दिया गया है कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत अल्पकाल में बाजार मांग एवं बजीर आपूर्ति प्रदत्त होने पर उद्योग में उस कीमत पर संतुलन होता है जो बाजार में मांग एवं पूर्ति को बराबर करती हैं। कारण दिया है दीर्घकाल में उद्योग में सभी फर्में लाभ कमाती हैं। खूड़ दिया गया है हमें कि ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा है ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा है ए सत्य है परंतु आर असत्य है। और चौथा है ए असत्य है परंतु आर सत्य है। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 3। ए सत्य है परंतु आर असत्य है। इसका डायग्राम भी बनता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा एक्स बिंदु हो गया, ये ओ हो गया और यहाँ पे वाई। ये हम यहाँ से एक रेखा खींचते हैं जो पी बिंदु से प्रदर्शित होती है। अब हम ये देखते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म संतुलन में तब होती है जब उसकी सीमांत लागत दी हुई होती है और कीमत के समान हो, परंतु फर्म के दीर्घकाल संतुलन में होने चाहिए। अब चूंकि हम सभी जानते हैं कि ए आर और एम आर का वक्र बनता है। चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं, इस तरीके से हमारा कर्व बनता है। अब ये जो बिंदु है हमारा, ये कौन सा बिंदु है हमारा? ए और ए आर बराबर एम आर, जिसे हम सामान्य लाभ का बिंदु भी कहते हैं। ये बिंदु हमारा टी बिंदु है। यहाँ पे एल एम सी, यहाँ पे एल ए सी। ठीक, यहाँ पे हमारी क्या दी गई है? कीमत और लागत दी गई है और यहाँ पे उत्पादन की मात्रा क्यों। अब रेखा चित्र में हम क्या देख रहे हैं कि एलएसी फर्म का दीर्घकालीन औसत लागत वक्र है, यानी कि लॉन्ग एवरेज कर्व, तथा एलएमसी फर्म का दीर्घकालीन सीमांत है। तो एलएमसी का फुल फॉर्म क्या हो गया? लॉन्ग मार्जिनल कॉस्ट। बिंदु टी साम्यावस्था को प्रदर्शित कर रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित को विकास के आधार पर कालानुक्रमिक क्रम में रखें। पहला मांग का नियम, दूसरा अभिव्यक्त अधिमान विश्लेषण, तीसरा उदासीनता वक्र विश्लेषण, चौथा ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम। अब यहाँ पे कोड दिए गए हैं। पहला ए सी बी डी, दूसरा ए डी सी बी, तीसरा ए बी डी सी और चौथा है डी सी डी बी।
तो हम देखते हैं कि कौन सा कोड सही है। तो कोड नंबर 2 हमारा सही है। सबसे पहले मांग का नियम आया, उसके बाद ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम आया, तीसरे नंबर पर आया हमारा उदासीनता वक्र विश्लेषण और चौथे नंबर पर आया अभिव्यक्त अधिमान विश्लेषण। इस तरीके से हमारा सीक्वेंस सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि एक एकाधिकारी अल्पकाल में हानि उठाता है तो फिर दीर्घकाल में वह विकल्प है, पहला व्यवसाय खो बैठेगा, दूसरा व्यवसाय में ही रहेगा, तीसरा संतुलन स्थिर रखेगा और चौथा है उपरोक्त में से कोई भी संभावित है। कोड दिया गया है कि ए और बी सही है, दूसरा ए और सी सही है, तीसरा केवल ए और चौथा है केवल डी। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 4, केवल डी, उपरोक्त में से कोई भी संभावित है। क्योंकि अल्पकाल में या दीर्घकाल में संभावित परिस्थिति कुछ भी हो सकती है। यदि एक एकाधिकारी अल्पकाल में हानि उठाता है तो अल्पकाल में एकाधिकारी अपनी उत्पादन क्रिया तब तक चालू रखता है जब तक कि उसे औसत परिवर्तनशील लागतें अर्थात एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर कीमत मिलती। प्रश्न नंबर 7 है, पेरेटो इष्टतमता की स्थिति किसके अंतर्गत सही रहती है? पहला पूर्ण प्रतियोगिता, दूसरा एकाधिकारी प्रतियोगिता, तीसरा अल्पाधिकार और चौथा एकाधिकार। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 1, पूर्ण प्रतियोगिता। पेरेटो इष्टतमता की स्थिति पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत सही रहती है। पेरेटो ने तुष्टिगुण की मापनीयता तथा उसकी अंतर्वैयक्तिक तुलना के विचार को गलत सिद्ध किया तथा स्पष्ट किया कि प्रतियोगिता समाज को अनुकूलतम कल्याण की स्थिति को प्राप्त करने में सहायक होती है। प्रश्न नंबर 8 है, अभिकथन दिया है, व्यक्तिगत पूर्ति वक्र की तुलना में समग्र पूर्ति वक्र ज़्यादा लोचदार होता है। कारण दिया गया है कि श्रम बल से बाहर होने तथा श्रम बल में होने के बीच आने जाने की संभावनाएं रहती हैं। विकल्प है, पहला ए और आर दोनों सत्य है परंतु आर ए की सही व्याख्या है, दूसरा ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है, तीसरा ए सत्य है परंतु आर असत्य है और चौथा है ए असत्य है परंतु आर सत्य है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर 2, ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। व्यक्तिगत पूर्ति वक्र की तुलना में समग्र पूर्ति वक्र अपेक्षाकृत अधिक लोचदार होता है, क्योंकि व्यक्तिगत पूर्ति वक्र एक वस्तु की पूर्ति जो किसी निश्चित समय में कीमत विशेष पर बाजार में उपलब्ध होती है उस पर आधारित होता है, किंतु समग्र पूर्ति वक्र सभी वस्तुओं का पूर्ति वक्र है। इस पर किसी भी वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है, अतः यह व्यक्ति पूर्ति वक्र से अधिक लोचदार होता है। प्रश्न नंबर 9 है, आप सभी याद रखें कि हम यूजीसी नेट 2013 दिसंबर का सेकंड पेपर सॉल्व कर रहे हैं। प्रश्न है, जीवन वक्र प्रकल्पना मानते हुए मान लो एक व्यक्ति जब वह 20 वर्ष की आयु का होता है काम करना प्रारंभ करता है, 60 वर्ष की आयु तक काम करता है और 70 वर्ष की आयु तक मरने की अपेक्षा करता है। यदि वह व्यक्ति जब 20 से 30 वर्ष का होता है तो मान लो 1.50 लाख वार्षिक कमाता है यानी 1.5 लाख रुपए। जब वह 30 से 45 वर्ष की आयु का होता है तो 2 लाख रुपए वार्षिक कमाता है और जब वह 40 से 60 वर्ष का होता है तो 3 लाख रुपए वार्षिक कमाता है। तो उपभोग की उसकी जीवनकालिक औसत प्रवृत्ति क्या होगी? विकल्प दिए हैं, पहला 0.60, दूसरा 0.70,
तीसरा 0.80 और चौथा है 0.90। तो अब इसको सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले क्या दिया है कि यहाँ कार्य करने की औसत आयु क्या दी है, 60 - 20, ठीक, क्योंकि वो 60 वर्ष की आयु तक काम करता है और व्यक्ति की आयु कितनी है स्टार्टिंग में, 20। तो 20, 60 में से हम क्या कर रहे हैं, 20 घटा रहे हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 40। अब जीवित रहने के लिए वो क्या कर रहा है, 70 वर्ष की अपेक्षा कर रहा है। तो जब हम 70 में से 20 घटाते हैं तो कितना बचता है हमारे पास, 50। अब जो उसका कार्य करने योग्य जीवन हमने क्या बताया है, वर्किंग लेवल उसका LW से करते हैं, और जीवित रहने की बताया है हमने NL। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, WL मतलब यहाँ कार्य करने के योग्य जीवन, और दूसरा क्या है NL जीवित रहने के। तो अब हम देखते हैं इसका एवरेज निकाल के कि EPC इसका क्या निकलता है। तो 40/50, जब हम इनको काटेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, 0.80, यानी कि विकल्प नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, मुद्रा की मांग के संबंध में सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। सूची फर्स्ट में दिया गया है कि मुद्रा की मांग स्थिर है। दूसरा, जोखिम के प्रति व्यवहार के रूप में तरलता वरीयता। तीसरा, इन्वेंट्री माल सूची सैद्धांतिक उपागम, और चौथा है कोई पोर्टफोलियो विविधता नहीं। सूची सेकंड दी गई है JM किंग्स, दूसरा W बामोल, तीसरा जेम्स टोबिन, और चौथा है मिल्टन फ्रीडमैन। तो हम इसका मिलान करके देखते हैं कि मुद्रा की मांग स्थिर है, ये किसके द्वारा कहा गया है, मिल्टन फ्रीडमैन के द्वारा। तो फर्स्ट का फोर्थ दो जगह दिया गया है, पहला और दूसरा, तो इसका मतलब है कि हमें आगे भी जोड़ी मिलान करना है। तो तरलता जोखिम के प्रति व्यवहार के रूप में तरलता वरीयता, ये जेम्स टोबिन के द्वारा दिया गया है, मतलब सेकंड का थर्ड किस में दिया गया है, ये भी दोनों में ही दिया गया है, मतलब हमारे लिए कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ गए। अब हम देखते हैं तीसरा, इन्वेंट्री माल सूची सैद्धांतिक उपागम। तो तीसरे नंबर में क्या दिया गया है, W बामोल के द्वारा यह बात कही गई थी, तो थर्ड का सेकंड हो जाएगा। थर्ड का सेकंड दिया है फोर्थ नंबर पे, तो फोर्थ हमारा सही हो जाएगा। लास्ट बचा है हमारा कोई पोर्टफोलियो विविधता नहीं, ये जेम्स किंग्स के द्वारा किया गया है। इस तरीके से हमारा सही जोड़ी मिलान पूर्ण होता है। प्रश्न नंबर 11 है, वास्तविक GDP और उसके प्रवृत्ति मूल्य के बीच अंतराल तथा वास्तविक बेरोजगारी दूर और उसके संतुलन मूल्य के बीच जो अंतर है, उन दोनों के बीच ऋणात्मक संबंध क्या कहलाता है। पहला, समग्र पूर्ति वक्र, दूसरा फिलिप्स वक्र, तीसरा बेरोजगारी की प्राकृतिक दर की परिकल्पना, और चौथा है ओकन का नियम। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 4, ओकन का नियम। वास्तविक GDP और उसके प्रवृत्ति मूल्य के बीच अंतराल तथा वास्तविक बेरोजगारी दर और उसके संतुलन मूल्य के बीच जो अंतर है, उन दोनों के ऋणात्मक संबंध को ओकन का नियम कहा जाता है। ओकन का नियम अर्थव्यवस्था में मौजूद बेरोजगारी तथा विकास दर के बीच संबंध का वर्णन करता है। प्रश्न नंबर 12 है, यह प्रायः सत्य होता है कि जब अर्थव्यवस्था मंदी से बाहर निकलने लगती है तो बेरोजगारी की दर बढ़ती है, क्योंकि पहला, जब अर्थव्यवस्था मंदी से प्रारंभ में बाहर निकल जाती है तो वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग कम हो जाती है, इसलिए श्रमिकों की मांग कम हो जाती है। दूसरा है, जब अर्थव्यवस्था मंदी से बाहर निकलने लगती है तो श्रमिक
काम पाने के लिए अपने अवसरों के बारे में निराश हो गए थे, अब फिर से काम के लिए प्रयास करने लगते हैं। तीसरा है अर्थव्यवस्था डेटा एकत्रित करने के तरीके में त्रुटियों के कारण मंदी से बाहर निकलने लगती है। चौथा है जब अर्थव्यवस्था मंदी में शुरू होकर बाहर निकलती है तो फर्म तुरंत श्रमिकों की संख्या में वृद्धि नहीं करती। तो हम सीधा इस प्रश्न का सही जवाब देख लेते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प नंबर 2। जब अर्थव्यवस्था मंदी से बाहर निकलने लगती है तो श्रमिक को काम पाने के लिए अपने अवसरों के बारे में निराश हो गए थे, अब फिर से काम करने के लिए प्रयास करने लगते हैं। प्रश्न नंबर 13 है जब अतिरिक्त सरकारी व्यय सरकारी प्रतिभूतियों के विक्रय के द्वारा वित्त पोषित होता है तो फिर सूची सेकंड में दी गई स्थिति के संदर्भ में सूची फर्स्ट में दिए गए क्राउडिंग आउट प्रभाव की प्रकृति क्या होगी। अब यहाँ पे दिया गया है क्राउडिंग आउट प्रभाव और यहाँ पे दी गई है स्थिति। तो हम देखते हैं क्राउडिंग आउट में क्या क्या होता है, पूर्ण, आंशिक और शून्य। स्थिति क्या बनती है, कींजवादी, क्लासिकल और मध्यवर्ती। तो हम देखते हैं कि जब पूर्ण क्राउडिंग आउट प्रभाव होता है तब क्या होता है। ठीक, तो हम देखते हैं कि जब क्लासिकल स्थिति की बात की जाती है तब पूर्ण क्राउडिंग प्रभाव होता है। आंशिक कब होता है, जब मध्यवर्ती होता है। और किंग्सवादी कब होता है, जब शून्य होता है। तो ये किस में दिया गया है, हमारा फर्स्ट का विकल्प नंबर 1 हमारा यहाँ पे सही है। फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का थर्ड और थर्ड का फर्स्ट। प्रश्न नंबर 14 है, यहाँ पे भी हमें सूची मिलान करना है। सूची नंबर 1 में दिया है विनिमय का समीकरण, दूसरा नगद शेष उपागम, तीसरा मुद्रा की मांग का प्रतिगामी प्रत्याशा मॉडल और चौथा है मुद्रा की मांग का वर्गमूल फॉर्मूला। दूसरे नंबर पे दिया है जेएम किंग्स, तीसरा इरविन फिशर, चौथा डब्ल्यूजे बामोल, तीसरा डब्ल्यूजे बामोल और चौथा है एसी पीगू एवं अल्फ्रेड मार्शल। तो हम मिलान करके देखते हैं। विनिमय का समीकरण किसके द्वारा दिया गया है, इरविन फिशर के द्वारा। तो फर्स्ट का हो जाएगा सेकंड। फर्स्ट का सेकंड कहाँ दिया है, हमें ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, तो यहाँ सीधा सीधा हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, नगद शेष उपागम, ये एसी पीगू एवं मार्शल के द्वारा दिया गया है। तीसरे नंबर पे है हमारा मुद्रा की मांग का प्रतिगामी प्रत्याशा मॉडल, तो जेएम किंग्स के द्वारा ये प्रतिपादित किया गया है। और चौथा है मुद्रा की मांग का वर्गमूल फॉर्मूला, तो यहाँ पे हमारा तीसरा सही हो जाएगा। इसका मतलब है कि फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का फोर्थ, थर्ड का फर्स्ट एंड फोर्थ का थर्ड। प्रश्न नंबर 15, यह धारणा कि आर्थिक समृद्धि का लाभ जनसंख्या के सभी वर्गों को पहुंचेगा क्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर 1 है ट्रिकल अप प्रभाव, सेकंड ट्रिकल डाउन प्रभाव, थर्ड टेक ऑफ प्रभाव एंड फोर्थ प्रति प्रभाव, जिसे हम बैकलैश प्रभाव के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है विकल्प नंबर 2, ट्रिकल डाउन प्रभाव। यह धारणा कि आर्थिक समृद्धि का लाभ जनसंख्या के सभी वर्गों को पहुंचेगा ट्रिकल डाउन प्रभाव कहलाती है। ट्रिकल डाउन प्रभाव की धारणा के अनुसार सकल राष्ट्रीय उत्पाद की उच्च वृद्धि दर गरीबी का निवारण कर लेगी, क्योंकि जीएनपी का फुल फॉर्म क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का नीचे की ओर धीरे धीरे रिसाव होगा जो गरीबों तक पहुंचेगा। यह प्रभाव गरीबों तक प्रत्यक्ष रूप में नहीं पहुंचता, अपितु यह परोक्ष रूप में गरीबों का निवारण करता है।
आर्थिक विकास रोजगार बहुल होना चाहिए, क्योंकि रोजगार ही गतिमान होते हुए सभी वर्गों को लाभान्वित करते हुए निम्न स्तर तक पहुंचेगा। प्रश्न नंबर 16 है, किसके ग्रोथ मॉडल में उद्यमी का महत्व निर्णायक या धुरागीरे होता है? पहला कीन्स, दूसरा सुम्पिटर, तीसरा हेरोड और चौथा डोमर। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है विकल्प नंबर 2 सुम्पिटर। सुम्पिटर के ग्रोथ मॉडल में उद्यमी का महत्व निर्णायक या धुरागीरे होता है। सुम्पिटर ने वर्ष 1911 में अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट में आर्थिक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया। सुम्पिटर के अनुसार नवप्रवर्तन का कार्य उद्यमी करता है, पूंजीपति नहीं। उद्यमी साधारण योग्यता का व्यक्ति नहीं होता, अपितु ऐसा व्यक्ति होता है जो नई वस्तु का विकास करता है। प्रश्न नंबर 17 है, आर्थिक विकास का क्लासिकल मॉडल किस पर बल देता है? पहला अहस्तक्षेप नीति, दूसरा पूंजी संचय, तीसरा अहस्तक्षेप नीति और पूंजी संचय दोनों, और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प नंबर 3 अहस्तक्षेप नीति और पूंजी संचय दोनों। आर्थिक विकास का क्लासिकल मॉडल अहस्तक्षेप नीति तथा पूंजी संचय पर बल देता है। आर्थिक विकास के क्लासिकल सिद्धांत के अनुसार प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री मुक्त व्यापार, पूर्ण प्रतियोगिता तथा स्वयं चलने वाली अर्थव्यवस्था में विश्वास रखते थे, जिसमें किसी प्रकार का सरकारी हस्तक्षेप ना हो। प्रश्न नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो लेखक का नाम दिया है और पुस्तक का नाम दिया है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो पहला साइमन कुजनेट्स के सामने एशियन ड्रामा दिया है, तो पहला ही हमारा कैसा है? गलत है, क्योंकि साइमन कुजनेट्स ने नहीं बल्कि गुरनार मेंडल के द्वारा एशियन ड्रामा दिया गया था। तो यहाँ पे आगे भी देख लेते हैं। जीएम किंग्स ने एसएस इन दी थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स ग्रोथ दिया था, सही है। कार्ल मार्क्स के द्वारा दास कैपिटल दिया गया, सही है। एडब्ल्यू लेविस के द्वारा थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स ग्रोथ दिया गया, सही है। तो यहाँ पे हमारा जो सही जवाब है वो विकल्प नंबर 1 हो जाएगा, साइमन कुजनेट्स एशियन ड्रामा, क्योंकि इनके द्वारा नहीं दिया गया है। ये किसके द्वारा दिया गया है? गुरनार मेंडल के द्वारा दिया गया है। प्रश्न नंबर 19 है, आर्थिक समृद्धि में क्या परिवर्तन होता है? पहला अर्थव्यवस्था की संरचना, दूसरा राष्ट्रीय आय, तीसरा लोगों की मानसिकता और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो विकल्प नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा, राष्ट्रीय आय। यहाँ पे विकल्प भले ही आगे पीछे दिए गए हैं, पर इसका जो सही आंसर है वो राष्ट्रीय आय ही है। आर्थिक समृद्धि में राष्ट्रीय आय परिवर्तित होती है। आर्थिक समृद्धि से अभिप्राय किसी समय अवधि में किसी अर्थव्यवस्था में होने वाली वास्तविक आय में वृद्धि से है। सामान्यतः यदि किसी अर्थव्यवस्था में सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति उत्पाद के आकार में वृद्धि रही है तो यह कहा जाता है कि आर्थिक समृद्धि हो रही है। यह मात्रात्मक समृद्धि से संबंधित है। प्रश्न नंबर 20 है, भारत सरकार द्वारा तैयार की गई जेंडर विकास सूचकांक सूची 2006 में से राज्यों, संघ क्षेत्रों को प्रथम 3 स्थानों पर रखा गया है। पहला केरल, चंडीगढ़, गोवा, दूसरा केरल, गोवा, चंडीगढ़, तीसरा चंडीगढ़, गोवा, केरल और चौथा है गोवा, केरल और चंडीगढ़। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 1 केरल, चंडीगढ़ और गोवा। भारत सरकार द्वारा तैयार की गई जेंडर विकास सूचकांक सूची 2006 में केरल, चंडीगढ़ तथा गोवा
संघ क्षेत्रों को प्रथम 3 स्थानों पर रखा गया है। प्रश्न नंबर 21 है, कथन दिया गया है कि लाभ अधिकतम करने वाले उत्पादक को सार्वजनिक वस्तुओं की आपूर्ति करने की कोई प्रेरणा नहीं होती। कारण क्या दिया है कि यदि वह इनका उत्पादन करता है तो वह लोगों को इनका उपभोग करने से रोक नहीं पाता है, इसलिए वह कीमत वसूल नहीं कर सकता। विकल्प दिए हैं, पहला ए सत्य है परंतु आर असत्य है, दूसरा ए और आर दोनों असत्य हैं, तीसरा ए सही नहीं है परंतु आर सही है, और चौथा है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या है। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 4, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। सामूहिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए जिन वस्तुओं का सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उन्हें सार्वजनिक वस्तुएं कहा जाता है। ये वस्तुएं समाज द्वारा सामाजिक कल्याण में वृद्धि करने हेतु सामूहिक आवश्यकताएं पूरा करने के लिए उत्पादित व आपूर्ति की जाती हैं। यदि कोई उत्पादक उनका उत्पादन करता है तो वह लोगों को उनका उपभोग करने से नहीं रोक पाता। प्रश्न नंबर 22 है, कर देने के भार के वितरण को क्या कहते हैं? पहला, कर भार बांटना, दूसरा कर विवर्तन, तीसरा कर का प्रभाव और चौथा है कर पूंजीकरण। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प नंबर 2, कर विवर्तन। कर देने के भार के वितरण को कर विवर्तन कहते हैं। कर विवर्तन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति स्वयं पर लगाए गए कर के भार को अन्य व्यक्तियों पर डाल देता है। जब कर का भार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर हस्तांतरित किया जाता है तो यह प्रक्रिया कर विवर्तन कहलाती है। यदि कर का विवर्तन नहीं होता तो करापात या कराघात दोनों का प्रभाव ही एक ही व्यक्ति पर पड़ता है। प्रश्न नंबर 23 है, चालू आवश्यकताओं को पूरा करने वाला अर्थात बजट में अस्थायी अंतराल को भरने का अल्पकालिक ऋण कौन सा है? पहला, निधिबद्ध ऋण, दूसरा अनिधिबद्ध ऋण, चौथा शोधनीय ऋण और तीसरा शोधनीय ऋण और चौथा है अशोधनीय ऋण। प्रश्न नंबर 23 का सही जवाब है विकल्प नंबर 2, अनिधिबद्ध ऋण। चालू आवश्यकताओं को पूरा करने वाला अर्थात बजट में अस्थायी अंतराल को भरने का अल्पकालिक ऋण अनिधिबद्ध ऋण है। अनिधिबद्ध ऋण 1 वर्ष से भी कम अवधि के अल्पावधि ऋण होते हैं। इन ऋणों को भुगतान उनकी वर्तमान प्राप्तियों में से ही कर दिया जाता है। प्रायः बाजार में अतिरिक्त बॉन्ड जारी करके इस प्रकार इन्हें अस्थायी ऋण भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 24 है, मौद्रिक घाटे का क्या अर्थ है? पहला, राजकोषीय घाटा कम ब्याज भुगतान, दूसरा सरकारी व्यय जो तदर्थ राजकोष पत्रों हुंडी बिक्री के जरिए वित्तपोषित होता है, तीसरा है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केंद्रीय सरकार को ऋण में वृद्धि और चौथा है राजकोषीय घाटा कम ऋण एवं अग्रिम राशियां। तो प्रश्न नंबर 24 का सही जवाब है विकल्प नंबर 3, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केंद्रीय सरकार को ऋण में वृद्धि। मौद्रिक घाटे से आशय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केंद्रीय सरकार को ऋण में वृद्धि है। राजकोषीय घाटे का वह हिस्सा जो सरकार नोट छापकर पूरा करती है मौद्रिक घाटा कहलाता है। प्रश्न नंबर 25 है, कराधान में आनुपातिक वृद्धि के कारण राजस्व में आनुपातिक वृद्धि क्या कहलाती है? विकल्प है, पहला कर की लोचनीयता, दूसरा कर की उत्प्लावकता, तीसरा कर की तटस्थता और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 25 का सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 2।
कर की उत्प्लावकता। कराधान में आनुपातिक वृद्धि के कारण राजस्व में आनुपातिक वृद्धि कर की उत्प्लावकता कहलाती है। जब करों की दरों में परिवर्तन कराधान के आधार में विस्तार अर्थात नए लोगों एवं नई वस्तुओं का कराधान को भी ध्यान में रखकर आय के प्रति राजस्व की प्रतिक्रिया की जांच की जाती है तो यह कर उत्प्लावकता कहलाती है। प्रश्न नंबर 26 है, वेंट फॉर सरप्लस अप्रोच किस पर प्रयुक्त हो सकता है? पहला, धनी देश, दूसरा अल्प विकसित देश, तीसरा तेल निर्यातक देश और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प नंबर 2, अल्प विकसित देश। वेंट फॉर सरप्लस अप्रोच अल्प विकसित देशों पर प्रयुक्त हो सकता है। वेंट फॉर सरप्लस अप्रोच सिद्धांत एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया, जिसे बाद में हलामिंट द्वारा संशोधित किया गया था। प्रश्न नंबर 27 है, मौद्रिक दृष्टिकोण के अनुसार राष्ट्र की करेंसी का पुनर्मूल्यांकन विकल्प हैं। पहला, मुद्रा के लिए राष्ट्र की मांग बढ़ा देता है। दूसरा, मुद्रा के लिए राष्ट्र की आपूर्ति में वृद्धि करता है। तीसरा, मुद्रा के लिए राष्ट्र की मांग कम करता है और चौथा है मुद्रा के लिए राष्ट्र की आपूर्ति घटा देता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प नंबर 3, मुद्रा के लिए राष्ट्र की मांग को कम करता है। मौद्रिक दृष्टिकोण के अनुसार राष्ट्र की करेंसी का पुनर्मूल्यांकन मुद्रा के लिए राष्ट्र की मांग को कम करता है। राष्ट्र की करेंसी का पुनर्मूल्यांकन का अर्थ मुद्रा की कीमत में परिवर्तन है। मुद्रा की क्रय शक्ति को बदले बिना ही उसके अंकित मूल्य को बदलना पुनर्मूल्यांकन है। ब्रेटन वुड्स व्यवस्था किस पर आधारित थी? पहला, स्वर्णमान, दूसरा लचीली विनिमय दर प्रणाली, तीसरा स्वर्ण विनिमयमान और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 28 का सही जवाब है विकल्प नंबर 3, स्वर्ण विनिमयमान। ब्रेटन वुड्स व्यवस्था स्वर्ण विनिमयमान पर आधारित थी। ब्रेटन वुड्स प्रणाली अथवा व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न देशों के बीच विनिमय दरें स्वर्ण या 35 अमेरिकी डॉलर प्रति अनाउंस स्वर्ण की दर पर तय की गई हैं। जुलाई 1944 में अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग संगठन की स्थापना के लिए अमेरिका के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर एक अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें 44 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन के परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1945 में की गई थी, 27 दिसंबर 1945। प्रश्न नंबर 29 है, एक बड़े राष्ट्र द्वारा आयात शुल्क का आरोपण। पहला, सामान्यतः राष्ट्र की व्यापार शर्तों को सुधारता है और व्यापार की मात्रा में वृद्धि करता है। दूसरा, राष्ट्र की व्यापार शर्तों को बदतर कर देता है परंतु व्यापार की मात्रा में वृद्धि करता है। तीसरा है, राष्ट्र की व्यापार शर्तों को बदतर कर देता है और व्यापार की मात्रा को कम कर देता है। और चौथा है, सामान्यतः राष्ट्र की व्यापार शर्तों को सुधारता है परंतु व्यापार की मात्रा को कम कर देता है। तो प्रश्न नंबर 29 का सही जवाब है विकल्प नंबर 4, सामान्यतः राष्ट्र की व्यापार शर्तों को सुधारता है परंतु व्यापार की मात्रा को कम कर देता है। प्रश्न नंबर 30 है, विदेशी व्यापार गुणक मूल्य उच्च होगा जब पहला, बचत की सीमांत वृद्धि उच्च है। दूसरा, आयात की सीमांत प्रवृत्ति उच्च है। तीसरा, निर्यातों में वृद्धि होती है और चौथा है घरेलू वस्तुओं के उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति उच्च है। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प नंबर 3, निर्यातों में वृद्धि होती है। विदेशी
व्यापार गुणक का उच्च मूल्य जब निर्यातों में वृद्धि होती है तो विदेशी व्यापार गुणक, जिसे निर्यात गुणक भी कहते हैं, किंग्स के निवेश गुणक की तरह कार्य करता है। विदेशी व्यापार गुणक यह बताता है कि निर्यात में वृद्धि के फलस्वरूप राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होती है और राष्ट्रीय आय में होने वाली यह वृद्धि निर्यात की तुलना में कई गुना होती है। प्रश्न नंबर 31 में भी हमें सूची मिलान करना है। सूची फर्स्ट एंड सेकंड दी गई है हमें। तो सूची फर्स्ट में है मूलभूत वस्तुओं का उद्योग, दूसरा पूंजी वस्तुओं का उद्योग, तीसरा मध्यवर्ती वस्तुओं का उद्योग और चौथा है उपभोक्ता वस्तु उद्योग। तो इनका भार दिया गया है हमें 45.7, 8.8, 15.7 और 29.8। तो हम मिलान कर लेते हैं। मूलभूत वस्तुओं का उद्योग जो है उसका भार होता है 45.7, मतलब फर्स्ट दो जगह दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है पूंजीगत वस्तुओं का उद्योग, जिसका भार होता है 8.8। तो सेकंड का सेकंड किस में दिया है? विकल्प नंबर 1 में। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। मध्यवर्ती वस्तुओं का उद्योग, इसमें थर्ड हो जाएगा 15.3। चौथा दिया है उपभोक्ता वस्तु उद्योग, तो क्या हो जाएगा हमारा 29.8, यानी फोर्थ का फोर्थ। तो यहाँ भी हमें जो भी विकल्प दिए गए फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड, थर्ड का थर्ड एंड फोर्थ का फोर्थ। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 32। भारत में हाल ही के वर्षों में थर्मल पावर स्टेशनों का प्लांट लोड फैक्टर लगभग कितना रहता है? पहला 50%, सेकंड 60%, थर्ड 70% एंड फोर्थ 80%। तो प्रश्न नंबर 32 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, 70%। भारत में हाल ही में थर्मल पावर स्टेशनों प्लांट का लोड फैक्टर लगभग 70% रहता है। प्लांट लोड फैक्टर संयंत्र द्वारा उत्पादित औसत जो बिजली है, ऊर्जा तथा अधिकतम ऊर्जा का अनुपात है, जो कि प्लांट द्वारा एक निश्चित समय अवधि में उत्पादित की जा सकती है। प्रश्न नंबर 33 है भारत में राष्ट्रीय टेलीकॉम नीति NTP 2012 का अंश निम्नलिखित में से क्या नहीं है? मैंने पहले भी कई बार आप लोगों को बताया है, आज फिर से बताती हूँ कि जिस किसी भी प्रश्न में नहीं हो दिया हो उसको ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि होता क्या है हम नहीं पर फोकस नहीं करते और गलत आंसर टिक कर देते हैं। तो इसका थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिए। विकल्प हैं भिन्न सेवाओं एवं सेवा क्षेत्रों में एक राष्ट्र एक लाइसेंस सृजित करने का प्रयास करता है। दूसरा, एक राष्ट्र पूर्ण मोबाइल नंबर संवाहनीयता प्राप्त करना। तीसरा, ब्रॉडबैंड अधिकार के लिए कार्य करना। और चौथा है टेलीकॉम को मूलभूत वस्तु उद्योग के रूप में मनाना। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 4, टेलीकॉम को मूलभूत वस्तु उद्योग के रूप में मनाना। भारत में राष्ट्रीय टेलीकॉम नीति नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी 2012 का अंश टेलीकॉम को मूलभूत वस्तु उद्योग के रूप में मानना नहीं है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 31 मई 2012 को नई दूरसंचार नीति को मंजूरी प्रदान की। इसने पुरानी दूरसंचार नीति 1999 का स्थान लिया। नई दूरसंचार नीति लागू हो गई। प्रश्न नंबर 34 है संपूर्ण विश्व में भारत के विनिर्माण उत्पादन का प्रतिशत हिस्सा अब कितना है? चूँकि ये 2013 की बात की जा रही है। ऑप्शन है 2.2%, दूसरा 3.9%, तीसरा 6.2% और चौथा है 7.5%। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प नंबर 1, 2.2%। प्रश्न नंबर 35 है
व्यापार संतुलन में भारत का चालू लेखा घाटा मुख्य रूप से किस कारण है? पहला, तेल एवं पेट्रोलियम के वर्धमान आयात। दूसरा, स्वर्ण एवं चांदी का वर्धमान आयात। तीसरा है खाद्यान्नों का वर्धमान आयात। और चौथा है लौह एवं स्टील का वर्धमान आयात। विकल्प दिए गए हैं, पहला ए बी सी, दूसरा ए और सी, तीसरा ए और बी और चौथा है ए और डी। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 3, ए और बी। व्यापार संतुलन में भारत के चालू लेखा घाटे के मुख्य कारण तेल एवं पेट्रोलियम के वर्धमान आयात तथा स्वर्ण एवं चांदी का वर्धमान आयात है। चालू लेखा खाता भुगतान संतुलन का अर्थात व्यापार संतुलन का आर्थिक लेन देन का लेखांकन होता है। प्रश्न नंबर 36 है, वर्ष 1969 का MRTP अधिकतम विकल्प हैं, पहला वर्ष 2002 के प्रतिस्पर्धा अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। दूसरा, वर्ष 1978 की औद्योगिक नीति अधिनियम में विलयन कर दिया गया है। तीसरा है मजदूर संघ संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। और चौथा है वर्ष 1991 के औद्योगिक नीति अधिनियम में विलयन दिया गया है। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 1, वर्ष 2002 के प्रतिस्पर्धा अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। SVM राघवन की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा सन 2000 में प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया गया कि MRTP अधिनियम 1969 को निरस्त कर दिया जाए तथा इसके स्थान पर नया प्रतिस्पर्धा कानून लाया जाए। प्रश्न नंबर 37 है, कृषि संबंधी विकास के संदर्भ में ट्रिकल डाउन थ्योरी की व्याख्या क्या बताने के लिए की गई है? पहला, आमूलचूल सांस्थानिक सुधारों के बगैर कृषि उत्पादन में समृद्धि गरीबी का प्रभाव घटा देगी। दूसरा, आमूलचूल सांस्थानिक सुधारों के साथ कृषि उत्पादन में समृद्धि गरीबों का प्रभाव कम कर देगी। तीसरा है सिर्फ आमूल सांस्थानिक सुधार ही गरीबों का प्रभाव कम कर सकते हैं। और चौथा है सिर्फ कृषि उत्पादन में समृद्धि ही गरीबी का प्रभाव कम कर देगी। कूट दिया गया है, पहला और ए और बी दोनों सही हैं, दूसरा ए और सी दोनों सही हैं, तीसरा बी सही है और चौथा डी सही है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 3, केवल बी सही है। आमूलचूल सांस्थानिक सुधारों के साथ कृषि उत्पादन में समृद्धि गरीबों का प्रभाव कम कर देती है। प्रश्न नंबर 38 है, कृषि मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन खाद्यान्नों की उपलब्धता है। पहला 280 ग्राम, दूसरा 440 ग्राम, तीसरा 580 ग्राम और चौथा है 900 ग्राम। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प नंबर 1, 280 ग्राम। कृषि मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन खाद्यान्नों की उपलब्धता 280 ग्राम है। आर्थिक सर्वेक्षण 2018 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार खाद्यान्न की शुद्ध उपलब्धता प्रति व्यक्ति 487 ग्राम प्रतिदिन है। प्रश्न नंबर 39 है, क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था किस वर्ष प्रारंभ की गई? विकल्प हैं, पहला 1978, दूसरा 1998, तीसरा 1988 और चौथा है 2008। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प नंबर 2, 1998। किसान क्रेडिट कार्ड की स्थापना वर्ष 1998 में की गई। किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत किसानों को व्यापारिक बैंकों, सरकारी बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से ऋण लेने की सुविधा हेतु की गई थी। वे किसान जो
5,000 या अधिक मूल्य के उत्पादन ऋण के लिए योग्य हैं, किसान क्रेडिट कार्ड के अधिकारी होंगे। प्रश्न नंबर 40 है, अभिकथन दिया है PL 480 अनुदानों को खाद्यान्नों के आयात के लिए उपयोग किया गया था। तर्क दिया है कि PL 480 अनुदान सुविधा जापान द्वारा दी गई है। तो कथन दिए गए हैं, देख लेते हैं। A और R दोनों सही हैं तथा RA की सही व्याख्या है। दूसरा, A R दोनों सत्य हैं परंतु RA की सही व्याख्या नहीं है। A सत्य है परंतु R असत्य है और A असत्य है परंतु R सत्य है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प नंबर 3, A सत्य है परंतु R असत्य है। PL 480 अनुदान की सुविधा अमेरिका ने दी है, ना कि जापान ने। किसके द्वारा दी गई है? अमेरिका के द्वारा। PL 480। प्रश्न नंबर 41 है, मूंगफली की उत्पादकता कहाँ उच्चतम है? पहला USA, दूसरा मैक्सिको, तीसरा भारत और चौथा है चीन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प नंबर 4, चीन। चीन प्रतिवर्ष 16,685,915 टन उत्पादन मात्रा के साथ दुनिया का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक है। भारत में मूंगफली के उत्पादन में 2014-15 के आंकड़ों के अनुसार गुजरात का प्रथम स्थान है एवं राजस्थान का दूसरा और तमिलनाडु का तीसरा। प्रश्न नंबर 42 है, नाफेड क्या है? पहला कंपनी, दूसरा गैर सरकारी संगठन, तीसरा सरकारी निकाय और चौथा है सहकारी संगठन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प नंबर 4, सहकारी संगठन। नाफेड अखिल भारतीय स्तर पर एक सहकारी विपणन संगठन है। कृषि उपजों के विपणन, ऊर्जा कार्य हेतु सरकारी क्षेत्र में राष्ट्रीय कृषि विपणन संघ की स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को महात्मा गांधी जयंती पर की गई थी। यह बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत की गई थी। प्रश्न नंबर 43 है, भारत में वर्ष 2010 के लिए SRS डेटा के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? पहला TFR बराबर 2.5, दूसरा CDR बराबर 72, तीसरा IMR बराबर 48.9 और चौथा है CBR 242। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प नंबर 4, CBR 242। भारत में वर्ष 2010 के लिए SRS सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम डेटा के आधार पर 24.2 है। ये 242 ना होके 24.2 है। प्रश्न नंबर 44 है, भारत में किस जनगणना तक समकालिक वास्तविक पद्धति को अपनाया जाता था जिसमें देश भर में एकल रात्रि में जनगणना की गई थी? विकल्प है, पहला 1901, दूसरा 1931, तीसरा 1951 और चौथा है 1971। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प नंबर 2, 1931। भारत में वर्ष 1931 की जनगणना समकालिक वास्तविक पद्धति को अपनाया गया था जिसमें देश भर में एकल रात्रि में जनगणना की गई थी। जनगणना वह प्रक्रिया है जिसके तहत एक निश्चित समय अंतराल में, जो कि हमारे भारत देश में प्रत्येक 10 वर्ष में की जाती है, लेकिन कोरोना काल के कारण अभी हमारी जनगणना नहीं हो पाई है। तो किसी भी देश में एक निर्धारित सीमा में रह रहे लोगों की संख्या सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक से संबंधित होती है। प्रश्न नंबर 45 है, फिर से हमको सही जोड़ी मिलान करने के लिए दिया गया है। तो देख लेते हैं। सूची फर्स्ट में दिया है टाइप सेकंड त्रुटि, माध्य बड़ा है बहुलक से, जनसंख्या समरूप है और तीसरा समय विपर्य परीक्षण। तो हम सही मिलान ही कर लेते हैं डायरेक्ट। तो हम देखते हैं टाइप सेकंड त्रुटि
क्या होती है? जब आंकड़ों के आधार पर शून्य परिकल्पना को स्वीकार किया जाता है परंतु वास्तव में गलत हो तो ये सेकंड होती है, मतलब फर्स्ट का सेकंड। जब वह सत्य नहीं है तो H0 को अस्वीकार नहीं करने की प्रायिकता। दूसरा है कि माध्य बड़ा है बहुलक से, तो ये कब होता है? जो किसी श्रेणी के सभी मूल्यों, मतलब धनात्मक रूप से विषम ढलवा, मतलब सेकंड का थर्ड। तीसरा है जनसंख्या समरूप है। जनसंख्या किसके समरूप है? साल यादृच्छिक प्रतिचयन के। और चौथा है समय विपर्य परीक्षण, तो P01 इंटू P10 बराबर 1। प्रश्न नंबर 46 है। अभिकथन दिया गया है कि सामान्य बंटन के लिए माध्य बराबर मध्यिका बराबर बहुलक है। कारण है सामान्य बंटन मेसोकोटिक मध्यम वक्र मात्रा है। विकल्प है ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा, ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा है ए सत्य है परंतु आर असत्य है। और चौथा है ए असत्य है परंतु आर सत्य है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प नंबर 2, ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सामान्य बंटन के लिए माध्य बराबर मध्यिका बराबर बहुलक होता है। इसमें कोई विषमता नहीं पाई जाती यदि प्राप्तांकों का वितरण व्यवस्थित सामान्य एक ही बिंदु पर रहते हैं, अर्थात उस वितरण का अनुपात माध्यम और बहुलक का मान एक ही होगा। प्रश्न नंबर 47 है। दी गए डेटा से अनुमानित दो समांतरण रेखाएं y बराबर 4 धन 0.4 x(2) प्लस 0.9 y दी गई होने पर x और y के बीच सहसंबंध गुणांक होगा। पहला 0.4, दूसरा 0.5, तीसरा 0.6 और चौथा है 0.8। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प नंबर 3, 0.6। प्रश्न नंबर 48 है। निम्नलिखित में से कौन सा समय विपर्य परीक्षण को संतुलित करता है परंतु कारक विपर्य परीक्षण का संतुष्ट नहीं करता? पहला लेस्पियर सूचकांक, दूसरा पासे का सूचकांक, तीसरा फिशर का सूचकांक और चौथा है मार्शल एजवर्थ का सूचकांक। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 4, मार्शल एजवर्थ का सूचकांक। प्रश्न नंबर 49 है। 3x5 प्रासंगिकता तालिका में x² का मूल्य 8.0 परिकल्पित किया गया है। शून्य सहचर्य की शून्य परिकल्पना 5% के सार्थकता स्तर पर परीक्षण किया जाएगा। यदि यह मूल्य निम्नलिखित स्वतंत्र कोटि पर तालिका में स्थिर x² के मूल्य के बराबर है या उससे कम है। विकल्प है पहला 8, दूसरा 6, तीसरा 4 और चौथा 3। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प नंबर 1, 8। 3x5 प्रासंगिकता विकल्प में x² का मूल्य 8.0 परिकल्पित है। शून्य सहचर्य की शून्य परिकल्पना को 5% सार्थकता स्तर पर परीक्षण किया जाएगा। प्रश्न नंबर 50 और लास्ट है। गैर प्रायिकता आधारित प्रतिचयन पद्धति कौन सी है? पहला व्यवस्थित प्रतिचयन, दूसरा स्थिरित यादृच्छिक प्रतिचयन, तीसरा कोटा प्रतिचयन और चौथा है सरल यादृच्छिक प्रतिचयन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प नंबर 3, कोटा प्रतिचयन। गैर प्रायिकता आधारित प्रतिचयन पद्धति कोटा प्रतिचयन पद्धति है। सैंपल या प्रायिकता सैंपल हो सकते हैं। यह गैर प्रायिकता सैंपल है।
इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आपके लिए नेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इकोनॉमिक्स से संबंधित अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हैव अ गुड डे।